हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल पाठशाला पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक शेयर ज़रूर करना और साथ के साथ आप टेलीग्राम पे जाके लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं। तो चलिए, हम लोग कर रहे हैं CPC की रिवीजन हरियाणा ED एग्ज़ाम के लिए। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये सेशंस जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। हम लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम करेंगे ऑर्डर नंबर 3, 4 एंड 5। 3 ऑर्डर्स में इस सेशन में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और इन डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मेरी क्लासेस चलती हैं प्लस के आइकॉनिक की। लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो हरियाणा ED की टेस्ट सीरीज़ जो लॉन्च हुई है उसको भी आप लोग बाय कर सकते हो। 3 टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं, जो कि 24 को, 26 को और 28 को होने वाला है। नया पैटर्न जो है हरियाणा ED का उसी के ऊपर। साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री भी मिल सकती है अगर आप 21 जुलाई और 22 जुलाई को जो मैं 2 क्लासेस ले रहा हूँ, अगर उसमें आप टॉप में आते हैं। टॉप 2 स्टूडेंट्स को 21 जुलाई को जो टॉप 2 होंगे उनको फ्री टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड करूँगा, गिव अवे होने वाला है। और 22 जुलाई को जो मेरी टॉप 2 में आने वाले हैं उनको मैं टोटल 4 बच्चों को मैं टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। इस क्लास का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? इस क्लास का लिंक आपको मिलेगा लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप में, और लीगल पाठशाला टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, साथ के साथ में हरियाणा ED की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आज रात को हम जो है पार्ट नंबर 12 करेंगे, रात को 9 बजे। उसको भी आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए आइए, ऑर्डर नंबर 3 की बात करते हैं। जब भी हम CPC पढ़ते हैं, देखो अभी तक हमने पढ़ा है पार्टीज टू सूट और फ्रेम ऑफ सूट, ठीक है। पार्टीज होगी, फ्रेमिंग होगी। अब ऑर्डर 3 बात करता है रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स। क्या ज़रूरी है अपीयर होना पार्टीज़ को? इन पर्सन ही अपीयर होना पड़ेगा या पार्टीज़ अपने रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू या अपने प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकती हैं? तो ऑर्डर 3 इसी के बारे में बात करता है। जनरली ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से। ऑर्डर 3 किससे डील करता है, या रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है? तो जनरली आपको हेडिंग याद रखनी है ऑर्डर नंबर 3 की। रूल नंबर 1 आप जनरली याद रख सकते हो कि अपीयरेंस जो है इन पर्सन भी हो सकती है, रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू भी हो सकती है और प्लीडर के थ्रू भी हो सकती है। इसके अंदर का कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। नाउ कम टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज एजेंट्स कौन कौन होंगे? कोई भी पर्सन है जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड करता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है जो ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका कोई एजेंट है, ठीक है। ये जनरली हेडिंग बेस्ड आपको रूल 2 पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद रूल 3 नहीं आएगा, रूल 4 आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। रूल 3 एंड 4 दोनों ही नहीं आएंगे, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ के साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल जो है हरियाणा ED के लिए, रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर नंबर 3 सम अप हो गया। बस ये 2 ही इसके अंदर रूल हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर नंबर 4। ऑर्डर नंबर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। देखो पार्टीज हो गई है, फ्रेम ऑफ सूट तैयार हो गया, रिकॉग्नाइज एजेंट का पता लग गया। अब क्या करते हैं? चलो आओ सूट इंस्टीट्यूट करने चलते हैं सब लोग मिलके, है ना। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हमने पीछे भी सेक्शन जब मैंने पढ़ाए थे तब वहाँ पे भी हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा सेक्शन है जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है। तो डायरेक्ट ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रूल नंबर 1 कहता है जो सूट होगा वो आपका प्लेंट के थ्रू ही कमेंस किया जाएगा। तो कोई भी सूट अगर आप सांस चढ़ जाते हैं यार। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग द प्लेंट। प्लेंट आप जो है प्रेजेंट करेंगे, और एक चीज़ याद रखिए, डुप्लीकेट होनी चाहिए, 2 कॉपीज़ होनी चाहिए प्लेंट की, ठीक है, या तो कोर्ट में या कोई ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है। और जो भी प्लेंट आप इंस्टीट्यूट करेंगे वो प्लेंट जो होगी एज पर दी रूल्स ऑफ ऑर्डर नंबर 6 एंड ऑर्डर नंबर 7 के अंदर जो रूल्स दिए हुए उनको कंप्लाई करेगी, ठीक है। अगर प्लेंट जो है कंप्लाई नहीं करती सब रूल 1 एंड सब रूल 2 को, हम ये मान लेंगे कि जो सूट है आपका ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं हुआ है। बस आपको यही याद रखना है। और रूल नंबर 2 रजिस्टर ऑफ सूट, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसके अंदर एंट्री की जाएंगी कि कौन सा सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ, नंबर वगैरह, ईयर वगैरह सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर नंबर 4। नाउ कम टू ऑर्डर नंबर 5। कहानी की तरह याद करो। देखो फर्स्ट ऑर्डर हमने पढ़ा पार्टीज सूट के लिए चाहिए। दूसरा फ्रेम बना लो भाई, सूट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तीसरा कोई रिकॉग्नाइज एजेंट है, बोला हाँ रिकॉग्नाइज एजेंट भी है। बोला एक काम करते हैं अब सूट की इंस्टीट्यूशन की तैयारी करते हैं, जो कि है ऑर्डर नंबर 4। बोला जनाब सूट तो इंस्टीट्यूट कर दिया, आप क्या करें? बोला ऑर्डर नंबर 5 में चलते हैं, समन इशू करवाते हैं, डिफेंडेंट को बुलाते हैं, आ भाई जवाब दे। तो ऑर्डर नंबर 5 बात करता है इशू एंड सर्विस ऑफ समन। पहले समन्स के इशू करने की बात करता है, फिर यही ऑर्डर जो है समन्स की सर्विस की बात करता है। देखो जनरली ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आता है। साथ के साथ में रूल नंबर 1, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, एक सेक्शन पढ़ा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि डिफेंडेंट जो है समन इशू किए जाएंगे और 30 दिन के अंदर WS अपनी फाइल करेगा। तो रूल नंबर 1 भी यही कहता है कि जहाँ पे सूट आपका इंस्टीट्यूट हो गया, ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया, जो अभी आपने ऑर्डर 4 में पढ़ा,
अगर सूट आपका इंस्टीट्यूट हो गया तो समन्स जो है इशू किए जाएंगे डिफेंडेंट के रिगार्डिंग कि आप आइए जनाब और आके आंसर कीजिए क्लेम का और रिटर्न स्टेटमेंट अपने डिफेंस के रिगार्डिंग फाइल कीजिए। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे। लेकिन इसका प्रोवाइडेड ये कहता है वहाँ सम्मन इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ डिफेंडेंट खुद आपके, जब आपने प्लेंट प्रेजेंट की डिफेंडेंट साहब खुद ही हाजिर हो गए हैं कोर्ट में और डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के क्लेम्स को एडमिट कर लिया, तो वहाँ सम्मन्स इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिक्री विदाउट सम्मन्स, ठीक है। नाउ अभी कहते हैं कि अगर किसी भी तरीके से डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर अपनी WS फाइल नहीं कर पाया तो उसको मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा 90 दिन तक, नॉट लेटर देन 90 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड है। तो जनरली आपसे पूछे तो 30 डेज है, एक्सटेंड किया जाए तो 90 दिन तक किया जा सकता है, मैक्सिमम 90 डेज है। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नाउ ऑर्डर नंबर 5 का रूल नंबर 2, जो भी कॉपी होंगी प्लेंट की, ठीक है, वो समन्स के साथ आप अकम्पनी करके भेज देंगे, ठीक है। ऑर्डर नंबर 3, कोर्ट में ऑर्डर कर सकती है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को कि आप इन पर्सन अपीयर हो जाइए। हेडिंग पढ़ लेना इसकी, ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। ऑर्डर नंबर 5 का रूल नंबर 4 नहीं पढ़ना, रूल नंबर 4 नहीं पढ़ना, रूल 5 पढ़ना। भैया देखो रूल 5 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे जुडिशरी की बात करो चाहे हरियाणा AD की बात करो। देखो जो सम्मन्स इशू किए जाएंगे रूल 1 में, ऑर्डर 5 के रूल 1 में, ठीक है। ऑर्डर 5 का रूल 5 क्या कहता है कि जो आप सम्मन इशू करोगे 2 चीज़ों के लिए इशू किए जा सकते हैं, या तो इश्यूज़ को सेटल करने के लिए या फाइनल डिस्पोजल के लिए। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, कोर्ट डिटरमाइन करेगी। जब भी सम्मन इशू कर रही होगी ना कोर्ट पहले ये देखेगी कि जो हम सम्मन इशू कर रहे हैं ये सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए किए जा रहे हैं या फिर हम सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और अकॉर्डिंगली सम्मन्स के अंदर ये चीज़ लिखी होगी बाकायदा कि ये सम्मन जो है इश्यूज़ को सेटल करने के लिए किए जा रहे हैं या सूट को हम फाइनल डिस्पोज ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि है प्रोवाइडेड से। प्रोवाइडेड से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी कोई भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज कोई सूट सुन रही होगी और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को सम्मन इशू करने पड़ गए, तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज हमेशा जो सम्मन्स इशू करती है वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए ही करती है। यही प्री का क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूल 6, रूल 7 नहीं पढ़ना आपको, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बाकी इन डिटेल में तो अनअकैडमी पे सारे रूल्स मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको एक एक रूल पढ़ना है जुडिशरी के लिए तो आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, करण सांगवान सर्च करके, लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके, ठीक है। ये सिर्फ प्री के लिए आपको बता रहा हूँ। नाउ रूल नंबर 9, प्री के लिए आपको पढ़ना है हेडिंग। देखो अभी तक हमने पढ़ा इशुएंस ऑफ समन, समन इशू हो गए आपके, ठीक है, कैसे कैसे इशू किए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सर्विस ऑफ समन, सर्विस कैसे करवाई जाएगी। तो पहला रूल 9 तो कहता है कि कोर्ट के थ्रू करवा दो, ठीक है, कोर्ट करवा सकता है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, जो समन्स की सर्विस करवाई जाएगी कोर्ट के थ्रू, ठीक है, उसके पैसे कौन देगा, ये जो लिखा ना एक्सपेंस ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है, तो पैसे जो देगा वो प्लेंटिफ को देने पड़ेंगे सर्विस करवाने के लिए समन्स की। साथ ही साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो सर्विस है वो कुरियर सर्विस के द्वारा करवाई जाएगी, और कुरियर सर्विस के पैनल पे कौन कौन सी एजेंसीज होगी, कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और वर्ड है याद रखिएगा, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से कोई भी एक डिसाइड कर सकती है, एक पैनल प्रिपेयर करेगी कि ये कुरियर एजेंसीज है, ठीक है, ब्लू डार्ट से करवाना है, DTDC से करवाना है या किसी और से करवाना है, तो ये हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगी। ये प्री में क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो फर्स्ट 9 ने तो कह दिया कि कोर्ट के थ्रू हम सम्मन्स की सर्विस करवा सकते हैं। 9 ये कहता है कि प्लेंटिफ खुद ही करवा देगा, इसको बोलते हैं दस्ती सम्मन्स। दस्ती सम्मन्स मतलब हाथ से प्लेंटिफ खुद लेके जाएगा, खुद ही डिफेंडेंट को सम्मन्स दे देगा। तो 9 हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादा यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ याद रखना है दस्ती सम्मन्स रूल 9A ऑर्डर 5 में दिया हुआ है, सम्मन्स बाई सर्विस ऑफ सम्मन्स बाय द कोर्ट रूल नंबर 9 ऑफ ऑर्डर 5 में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ रूल 10 पे नहीं जाना, ठीक है, नहीं पढ़ना है। रूल 10 भी नहीं पढ़ना है, 11 भी नहीं पढ़ना है, 12 भी नहीं पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है, 12 नहीं पढ़ना है, 13 नहीं पढ़ना है, 14 नहीं पढ़ना है। अब डायरेक्टली आपको 15 पढ़ना है। 15 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्डर 5 का रूल 15 प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है जहाँ आप सर्विस करवा रहे हो, ठीक है, वो अडल्ट मेंबर के ऊपर करवाई जा सकती है, डिफेंडेंट की फैमिली का कोई भी अडल्ट मेंबर। ये कह रहा है कहीं पे भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है, डिफेंडेंट एब्सेंट है, अपने घर पे नहीं है डिफेंडेंट, जब आप सर्विस करवाने जा रहे हो सम्मन्स की और आपने पूरे प्रयास किए और आपको पता लग गया है कि जो डिफेंडेंट है वो अपने घर पर नहीं आ रहा है एक रीजनेबल टाइम के अंदर और कोई भी एजेंट नहीं है सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सर्विस जो है एनी एडल्ट मेंबर, याद रखिएगा एनी एडल्ट मेंबर, इसके अंदर महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जो उसके घर में रहते हैं उनको आप दे दोगे। लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है, सर्वेंट जो है वो उसकी फैमिली का मेंबर नहीं है।
तो ये आपको याद रखना है, रूल नंबर 15 से यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ रूल नंबर 16 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रूल नंबर 17 आप पढ़ सकते हैं कि अगर रिफ्यूज़ कर दे, एक्सेप्ट ना करे तो उसके घर के बाहर चिपका के आ जाओ, बस। रूल 17 ज़्यादा मत पढ़ना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस याद रख लेना, ठीक है। एंडोर्समेंट एंड टाइम ऑफ सर्विस नहीं पढ़ना, 19 नहीं पढ़ना, 18 19 दोनों नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। डायरेक्टली आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स। सीआरपीसी में भी आप लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स। ये क्या होता है, देखो आपने रूल नंबर 9 पढ़ा, कोर्ट के द्वारा सर्विस करवाई जा रही, 9A पढ़ा, प्लेंटिफ खुद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नहीं मिल रहा तो 15 में उसके एडल्ट मेंबर्स को देके आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर समन्स की सर्विस नहीं हो रही है तो कोर्ट जो है रूल 20 को यूज़ करती है, जो कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड का सर्विस का मतलब है कि आप जो है जो पीछे वाले रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग सर्विस नहीं करवा पाए समन्स की डिफेंडेंट के ऊपर। अब आप एक काम करो, उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दो, और जब न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया जाता है तो कोर्ट ये मान लेती है कि उसके ऊपर डीम्ड सर्विस हो गई है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सर्विस सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल बी इफेक्चुअल एज इफ हैड बीन मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का इफेक्ट ऐसा होता है कि जिस प्रकार से आपने डिफेंडेंट को पर्सनली सम्मन दिए हुए हैं, ठीक है भैया। हो गया क्लियर, ये प्री में आएगा। इसके बाद रूल 21 नहीं पढ़ना है, 22 23 नहीं पढ़ना है, ठीक है। 23 नहीं पढ़ना है। 24 की हेडिंग याद रखना, ठीक है, हेडिंग याद रखना, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। अगर प्रिजन में अगर कोई डिफेंडेंट है तो उसके ऊपर सर्विस करवानी है तो आप किसको दोगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन, बस ये याद रखना, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन। और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। रूल 25 भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, सॉरी, रूल 25 नहीं पढ़ना है, 26 नहीं आने वाला, 27 नहीं पढ़ना है, 28 भी नहीं पढ़ना है आपको। अब डायरेक्टली जो आपको पढ़ना है मैं आपको उसी के ऊपर लेके जा रहा हूँ, डायरेक्टली आपको रूल नंबर 30 पढ़ना है। देखो रूल 30 बड़ा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक हाई रैंक पे भी हैं। तो रूल 30 कहता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर्स फॉर समन्स, कि समन्स के बदले में आप लेटर्स इशू कर दो उन लोगों को जो एक हायर रैंक पे हैं, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता होगा कि समन्स की जगह लेटर इशू करना चाहिए इस व्यक्ति को क्योंकि इसका रैंक हाई है, समन्स ना भेज के वो एक लेटर भेजें, जैसे हमने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पढ़ा था ना, वही कंसेप्ट है। समन्स के केस में भी आप समन्स ना भेजते हुए लेटर आप इशू कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन योर ऑर्डर नंबर 3 हमने पढ़ा, ऑर्डर नंबर 4 हमने पढ़ा, ऑर्डर नंबर 5 पढ़ा। एक बार रिवीजन करें। ऑर्डर नंबर 1 में हमने पढ़ा था पार्टीज टू द सूट, पहले पार्टीज आएंगी सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, जहाँ पे जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट हमने पढ़ा, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर पढ़ा, नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी हमने पढ़ी। ऑर्डर 2 में जब पार्टीज आ गई, पार्टीज तैयार करेंगे, एक फ्रेम बनाएगी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, जहाँ पे हमने होल ऑफ द क्लेम की बात की थी, है ना, जहाँ पे हमने जॉइंडर की बात की थी, किसके कॉज ऑफ एक्शन की, जॉइंडर की बात की, ऑब्जेक्शन एज टू कॉज ऑफ एक्शन की हमने बात की, ठीक है, स्प्लिटिंग अप ऑफ क्लेम की हमने बात की। एक बार क्लेम छोड़ दिया तो दोबारा नहीं कर सकते हो, विद द परमिशन छोड़ा है तो दोबारा आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर 2 हो गया। फ्रेम तैयार है, पार्टीज तैयार है, बोला आप क्या करना है, बोला कोई रिकॉग्नाइज एजेंट है क्या इनका, बोला हाँ जी। ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट की बात करता है। चलो भाई सारी चीज़ें होगी, पार्टीज होगी, फ्रेम हो गया, रिकॉग्नाइज एजेंट हो गया, 3 तक। 4 क्या कहता है, चलो मिलते हैं, सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, और क्या वेट किसका करना है, सारी चीज़ें तैयार है, पार्टीज तैयार है, फ्रेम ऑफ सूट तैयार है, रिकॉग्नाइज एजेंट तैयार है, चलो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ऑर्डर नंबर 4 में चलते। बोला इंस्टीट्यूट भी कर दिया सूट, अब क्या करें जनाब, बोला भाई देख इंस्टीट्यूट हो गया सूट, अब सम्मन इशू करवाओ ऑर्डर 5 में डिफेंडेंट के, 30 दिन के अंदर WS फाइल करेगा, उससे ज़्यादा 90 डेज़ के अंदर कर देगा। बोला सम्मन तो इशू करा दे जनाब, अब इनकी सर्विस वगैरह भी करवानी है, हाँ बिल्कुल करवानी है। ऑर्डर नंबर 5 के रूल नंबर 9 में जाओ, कोर्ट कर सकती है, ठीक है, प्लेंटिफ खुद कर सकता है, जिसको हम दस्ती सम्मन्स बोलते हैं। अगर इनसे भी बात ना बने तो रूल नंबर 15 के अंदर उसके अडल्ट मेंबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मेल हो फीमेल, उसको दे सकते हो, सर्वेंट उसकी फैमिली का मेंबर नहीं है। और बोला इनसे भी काम ना चले तो एक काम करो, रूल नंबर 20 में जाकर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करवा दो, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दो, मान लिया जाएगा कि हमने डिफेंडेंट को पर्सनली सम्मन सर्विस कर दी, ठीक है। 5 ऑर्डर्स आपके पूरे हो गए तैयार, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ऑर्डर नंबर 6, 7, 8, कोशिश यही रहेगी कि आपकी CPC 25 तक मैं करवा दूँ, 25 या 26 तक हरियाणा AD के लिए करवा दूँ, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहो, रेगुलर बेसिस के साथ इसको शेयर करते रहो। लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और रात को मिलेंगे इस वीडियो के साथ पार्ट नंबर 12 हरियाणा AD की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और साथ के साथ में हरियाणा AD की जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की, इसको प्लीज़ बाय कर लेना। अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया तो परचेज़ कर लो, आप ही का बेनिफिट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। 3 पेपर होने वाले हैं, इसमें 3 टेस्ट है, 100 क्वेश्चन है विद नेगेटिव मार्किंग, और 5 ऑप्शंस के साथ है। 5th ऑप्शन नॉट अटेम्प्टेड का है। आंसर्स आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश में टेस्ट सीरीज रहने वाली है। इसका बाय लिंक कहाँ मिलेगा, लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।